हूँ सारी चीज़ें बताता हूँ क्लास। देखिए आज के हम इस लेक्चर में क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम ADAS मॉडल। जो ADAS मॉडल है इसको लेकर के मैंने आपसे बहुत डेप्थ में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि क्लास एग्रीगेट डिमांड्स और एग्रीगेट सप्लाई अलग अलग में आपके साथ डिस्कस हो चुका है। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है इकोनॉमी का, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन सिचुएशन है या रिसेशन सिचुएशन है या ये इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन कब आएगी, क्यों ऐसा होता है, ये सब आज का आपका टास्क है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक समरी देता हूँ क्लास पिछले लेक्चर का। हम आपको बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है, आपको पता है हमने लास्ट क्लास में किया था कि एग्रीगेट डिमांड ये क्या शो करता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड प्राइस लेवल एंड जीडीपी का। यहाँ पर जीडीपी है और प्राइस लेवल दो चीज़ है, तो इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। और हमने फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस किया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसमें से प्राइस और जीडीपी का रिलेशन जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर लें कि अगर आपको क्लास एग्रीगेट डिमांड्स मॉडल क्लियर है, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल भी क्लियर हो गया है, तो हमें दोनों को एक पॉइंट पर रख करके, दोनों को एक जगह रख करके इक्विलिब्रियम सर्च कर लेना है। तो हमें ये बताना है कि मार्केट में पी नॉट प्राइस पर और वाई नॉट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में ये हो रहा है। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि C + I + G + नेट एक्सपोर्ट, इसका मतलब तो यही हुआ, यानी कि पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड्स और पूरी इकोनॉमी का जो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस प्राइस पर इक्विलिब्रियम होता है उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। अब बोलोगे क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नेट एक्सपोर्ट सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर हैं सभी सेक्टर जो है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर और एक पर्टिकुलर जीडीपी के लेवल पे मार्केट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, यानी कि इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर क्लास इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा या कोई चेंजेज आएगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा, मे भी फ्लक्चुएशन होगा, जिसे बोलते हैं या तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगी और या तो आपकी रिसेशनरी सिचुएशन होगी। दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपको जैसे पता है क्लास, थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई तो क्या होगा बताइए प्लीज। इफ मार्केट में दिस एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सो व्हाट हैपन इन इकोनॉमी, प्राइस की बात करें हम तो क्या होगा मार्केट में क्लास, प्लीज आंसर करो। प्राइस कम हो जाएगा। माय क्वेश्चन इज दैट बेटा, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और मार्केट में सप्लाई कम है, इस केस में अगर मैं बोलूँ कि इस केस में क्लास यस आपने सही कहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इस केस में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ पर हैं, प्राइस बढ़ जाएगा। यस यहाँ पर प्राइस है बेटा। अगर मान चलो हम सपोज दैट इस प्राइस पे हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी मार्केट में HT मान लें, तो ये HT क्या है, ये P1H, यानी कि मार्केट में डिमांड्स P1H है और मार्केट में जो सप्लाई है वो P1T है मान के चलो। तो इस केस में ये जो सिचुएशन है, ये जो इतने पॉइंट्स हैं, ये क्या हुआ आपका, इट इज ए शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या एक्सेस ऑफ डिमांड। ओके, एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं और आप इसको शॉर्टेज ऑफ सप्लाई कह सकते हैं।
और जब मार्केट में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगा तो क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन है, तो जब कंपटीशन है एग्रीगेट डिमांड से तो प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो एक समय ऐसा आएगा क्लास कि मार्केट में प्राइस बढ़ता जाएगा, सप्लाई इतना जल्दी नहीं बढ़ती, तो इसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। यानी कि जब एक डिमांड, सर एक बार दोबारा बता दो। क्लास देखिए, जब मैं कहता हूं कि सप्लाई वही है, चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई वही है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं सप्लाई गैप, यानी कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो इस केस में जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस इंक्रीज होता जाएगा और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर इसके ऊपर भी अगर डिमांड बढ़ती जा रही है क्लास, तो उसको बोलेंगे फिर हम रिसेशनरी सिचुएशन, कि मार्केट में सप्लाई शॉर्ट टर्म सप्लाई है और अगर डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, सपोज दैट, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि अगर डिमांड इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। अभी उसके हम डिस्कस थोड़ी देर बात करते हैं। और अगर क्लास एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो क्या होगा मार्केट में, इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर, यस, सो इन दिस केस आप बोलेंगे कि मान चलो P2 प्राइस लेते हैं, तो आप इसको S2 और T1 मान लीजिए, S2 T2 मान लीजिए, तो यानी कि इसमें ये पोर्शन क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड, सॉरी शॉर्टेज डिमांड और एक्सेस सप्लाई, क्या बोलेंगे आप, शॉर्ट, यस, एक्सेस सप्लाई एंड शॉर्टेज डिमांड। इन दिस केस में क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस डाउन आएगा और जब प्राइस डाउन आएगा तो रिसेशन भी आ सकता है, मतलब बहुत नीचे प्राइस चला जाएगा तो रिसेशन आएगा। फिलहाल हम यही पढ़ते हैं कि दोनों इस तरह से वर्क करेंगे कि आप इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी कि इसको बोलते हैं व्हेन इज सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इस केस में सेलर में कंपटीशन होगा और वो प्राइस को डाउन करेंगे, और जब इधर से सेलर प्राइस डाउन करेगा तो इधर से डिमांड से भी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो फिर से आप इसी पॉइंट पर आ जाएंगे इक्विलिब्रियम। और दूसरे केस में अगर आपकी इकोनॉमी में ये सिचुएशन रहेगी, तो इस केस में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, आपको पता है सप्लाई एक्सपेंशन हो रहा है, और इस केस में यहाँ से यहाँ ना सप्लाई कंस्ट्रक्शन होगा, और जब आप इस पॉइंट पर रहेंगे, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कंस्ट्रक्शन हो गया, और जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड का एक्सपेंशन हो गया और सप्लाई का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो सप्लाई कंस्ट्रक्शन और डिमांड एक्सपेंशन, आइदर डिमांड कंस्ट्रक्शन और सप्लाई एक्सपेंशन, सो ऑटोमेटिकली हमेशा इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है। तो हमारा सेंस यहाँ पर आपको ये बताने का था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम बात करता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, तो आप ये दिखाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड इट इज़ इनवर्स रिलेशन बिट प्राइस एंड जीडीपी, और एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन बिट प्राइस एंड जीडीपी। दोनों जहाँ पर इक्विलिब्रियम होते हैं, द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। वाई? बिकॉज इन दिस इक्विलिब्रियम ऑल वेरिएबल इज मतलब ऑल फैक्टर, ऑल वेरिएबल, ऑल सेक्टर इज इक्विलिब्रियम, आइदर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सभी इक्विलिब्रियम है। जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। ये सब कुछ बताने के बाद आप बताएंगे कि सपोज दैट इट इज़ अ फ्लक्चुएशन, इफ़ सपोज दैट इस प्राइस हो जाएगा, कभी भी जब OP2 प्राइस रहेगा तो मार्केट में प्राइस डाउन हो करके फिर P0 पे आ जाएगा, और अभी कभी प्राइस OP1 रहेगा तो प्राइस इंक्रीज होकर के P0 पे चला जाएगा। तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों होगा या प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज क्यों होगा, और ऑलवेज इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। तो हम बोलते हैं कि हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, रिसेशनरी सिचुएशन इज शॉर्ट रन सिचुएशन। ठीक है, अब हम आपको 2-3 केसेस बताए थे, थोड़ा सा याद कर लो क्लास, जस्ट रिकॉल के लिए। पिछली क्लास में बताए थे आपको, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसको। ओके,
आपको मैंने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पढ़ा चुका हूँ। आई होप कि थोड़ा सा रिकॉल करा आपको बताता हूँ। सपोज दैट क्लास ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इज क्लियर? थोड़ा सा याद करो प्लीज। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या शो करता है? तो ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहता है कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था हो गया है। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब भी कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, ऑप्टिमम प्रोडक्शंस। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व मतलब लॉन्ग रन में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। ये कंसेप्ट किसका था? क्लासिकल थ्योरी का था। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, लॉन्ग रन की बात करते थे, ठीक है। और दूसरा इकोनॉमिस्ट आपको बताए थे क्लास, थोड़ा सा याद कर लो। शॉर्ट रन किसका था? हॉरिजॉन्टल किसका बताए थे? क्लास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व तीन तरीके से हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, तीन केसेस में। तो हमें ये बताना था, एक क्लासिकल रेंज थी क्लास, एक ये इंटरमीडिएट रेंज थी, और सॉरी केंजियर रेंज, क्लासिकल रेंज और इंटरमीडिएट रेंज। तो हम फाइनली कैसे बनाते थे ग्राफ? इस तरह से बनाते थे। थोड़ा सा याद होगा आपको, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर हुआ? तो हम क्लास इसको बोले शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? वो वर्टिकल होता है। अब आपको बताता है कि देखो, मुझे समझाना क्या है आपको है कि अगर शॉर्ट रन में भी तीन सिचुएशन है, जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वो कौन सा केस होगा? केंजियन केस, जब आप इंटरमीडिएट केस और क्लासिकल केस, ये तीन केसेस बताए थे। बेसिकली मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है क्लास कि जब आप लॉन्ग रन में रहते हैं या शॉर्ट रन में रहते हैं, तो देखिए अगर मैं ऐसे बना दूँ, इसका मतलब क्या है? आप समझ गए कि इसका मतलब होता है कि एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में और मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स क्या है यहाँ पर क्लास? प्लीज़ बताइए। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड्स है और ये आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, और जब वर्टिकल हो जाएगा तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। ध्यान समझना प्लीज़। आप बोलिए कोई भाई नहीं समझ आ रहा है? क्लास फिर समझाता हूँ। देखिए क्लास, हमने इसको भैया कि ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व किसका था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था। क्लासिकल लोगों ने ये बोलते थे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये पोटेंशियल जीडीपी है। क्या बोलते हैं इसे? पोटेंशियल जीडीपी। तो आपने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेड जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी पढ़ा था आपने, या रियल जीडीपी। तो हम बात करते हैं क्लास रियल जीडीपी की और एक्सपेक्टेड या पोटेंशियल जीडीपी की। पोटेंशियल जीडीपी कहेंगे या इससे आप एक्सपेक्टेड कह सकते हैं। दो तरह की जीडीपी होती है, यानी कि मैक्सिमम, जैसे आपके बताऊँ, सपोज दैट आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि हमारे 80 मार्क्स आएगा। तो जो 80 मार्क्स है, जो एक्सपेक्टेशन है आपका 80, वो क्या है? एक्सपेक्टेड है। व्हेन फुली यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज यूज़ करके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होता है वो आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड जीडीपी हो गई। और रियल क्या होता है? जिसे हम एक्चुअल बात करते हैं। एक्चुअल का मतलब सपोज दैट आपकी एक्सपेक्टेशन थी 80 मार्क्स आने की और आपका मार्क्स आया 70, तो इसका मतलब क्या आया क्लास? इट मीन्स, बताइए प्लीज़। इट मीन्स आपका जो एक्चुअल मार्क्स उतना नहीं आया जितना आप सोच रहे थे। तो इसी तरह से अगर बात करें कि हम इकोनॉमी में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन वाई हो सकता है,
ओके। और अगर जितना आपने सोचा है और उतना ही मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ही हो रहा है, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, देखो इट इज़ अ शॉर्ट रन सिचुएशन, और लॉन्ग रन में दोनों में क्या है, इक्विलिब्रियम है। मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, कोई इन्फ्लेशन या कोई रिसेशन सिचुएशंस नहीं है। इतना समझ में आ गया क्लास? प्लीज इतना समझ में आ गया? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास थोड़ी देर के लिए। यस सर रियल में जैसी सिचुएशन नहीं होती। नहीं, मैं एक फाइनली सिचुएशन बता रहा हूँ कि ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर एक्चुअल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल है। ठीक है, अगर मान के चलो क्लास, थोड़ी देर के लिए ध्यान समझना, अगर मैं ऐसे बना दूँ, एग्रीगेट डिमांड ऐसा बना दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ बताएगा कोई? इट मीन्स आपकी इकोनॉमी में इतना ही प्रोडक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और मार्केट में करंट में कितनी डिमांड है? प्लीज़ बताइए। नहीं आ समझ में? मतलब आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए क्लास? ये रिसेशन है या इन्फ्लेशन है, मुझे बता दीजिए प्लीज। इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है? नहीं, आपको क्या लग रहा है बेटा बताओ? इट इज एक्सेस डिमांड है। मतलब कहने का मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हो, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, और लेकिन मार्केट में यहाँ पर एक्सेस डिमांड है। शॉर्ट रन में तो इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन ये जो लॉन्ग रन है, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए? हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होना चाहिए ऑलवेज। अगर इस पॉइंट पे नहीं है तो इसका मतलब होता है कि देखो सप्लाई इतनी है, मार्केट में सप्लाई इतनी है, मतलब इस केस में सप्लाई क्या हो रही है क्लास? हमारी जो डिमांड्स है देखा जाए तो ये रही, मतलब ये डिमांड कर ये सप्लाई यहाँ होना चाहिए था, और हमारे पास सप्लाई क्या है? कम है। नहीं समझ में आ रहा? ओके, मैंने कहाँ बोला रिसेशन हुआ है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट है बेटा जी, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। रिसेशन कैसे होगा बताइए? रिसेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा। मैंने बोला इन्फ्लेशन होगा। अब आप बताओ कि आप कह रहे नहीं इन्फ्लेशन नहीं है। अब इन्फ्लेशन कैसे नहीं है तो वो भी बता दो प्लीज। बेटा देखो, सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों को समझना है आपको क्लास। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ शॉर्ट रन में तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है। यहाँ पर ध्यान समझना, शॉर्ट रन में सप्लाई डिमांड इक्वल है, लेकिन लॉन्ग रन की डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सप्लाई की बात करें, ये सप्लाई, तो ये जो गैप है, ऐसा नहीं समझ आएगा, मैं दूसरे तरीके बताता हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि हमें लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम करना है। वंशिका, हमें लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम करना है। शॉर्ट रन में अगर ये चेंज हो जाएगा तो इन्फ्लेशनरी रिसेशन सिचुएशन आएगी। मैं दूसरे स्टाइल मैं आपको दूसरे तरीके समझाता हूँ। आगे सर आ गया। नहीं प्लीज़ वेट। सपोज दैट क्लास, देखो मैं पहले शॉर्ट रन समझाता हूँ आपको, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, क्लियर ये? ओके, और मैं बताता हूँ, मान के चलो क्लास ये एग्रीगेट डिमांड है, ओके, और आप इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, क्लियर है? जब आप इस हाँ, तो ये बेटा जी आपका ये शॉर्ट रन है। अगर मैं यहीं पर बोलूँ क्लास कि एक इक्विलिब्रियम आपका जो ये है क्या है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, अब आप बताइए क्या है, इन्फ्लेशन है या रिसेशन है? बोला बेटो, एक्सक्यूज मी,
शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन है या रिसेशन है? नहीं समझ में आ रहा है? आपको ये देखना है क्लास कि ये लॉन्ग रन है, इसमें तो सप्लाई ज्यादा है। यस, रिसेशनरी सिचुएशन। तो ये रिसेशन है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में देखा जाए तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये है, ठीक है, और शॉर्ट रन की हमारी डिमांड ये है। तो मार्केट में हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। मार्केट में हमारी यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। क्यों? क्योंकि सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इतना ही है, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम है, ये शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम है, लेकिन लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर आना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो हम इस शॉर्ट रन की और इस दोनों की डिमांड को देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये मेरा है कि इस केस में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड्स कम है, तो इसके में हम इसे रिसेशन सिचुएशन बोलेंगे। यानी फिर यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा है या पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है? क्लास ये आपको बताए थे, मान चलो ये पोटेंशियल जीडीपी है, और ये क्या है? एक्चुअल है। अब बताइए आप कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर हैं? आप यहाँ पर हैं क्लास, क्या है? बताइए बताइए कहाँ है आपका? बोलो प्लीज़। पता नहीं। अरे भाई आपकी सप्लाई ज़्यादा है, आप यहाँ पर हैं, और ये एक्चुअल डिमांड है, तो ये क्या होगा? रिसेशन। अब सुनो, अब सरकार को अगर इस रिसेशन को ख़त्म करना है तो क्या करेगी बताइए प्लीज़? या तो सप्लाई को कम कर दे या तो डिमांड को बढ़ा दे। यस, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, या टैक्स को कम कर देगा, या मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों की मतलब डिमांड वगैरह बढ़े। तो हम डिमांड को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो जब रिसेशनरी सिचुएशन होता है तो उसको उसमें गवर्नमेंट डिमांड साइड पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, और जब डिमांड साइड पॉलिसी अडॉप्ट करेगी तो एग्रीगेट डिमांड्स ऊपर ला देगी। तो हम देखेंगे कि हमारा लॉन्ग रन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और शॉर्ट रन सप्लाई तीनों क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसे बोलते हैं हम रिसेशनरी गैप को फिनिश करना। जब सरकार को लगता है कि बहुत गैप आ रहा है इकोनॉमी में, तो इस गैप को फिनिश करने के लिए इस गैप को हम रिसेशनरी गैप बोलते हैं। और रिसेशनरी गैप को फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड्स को बढ़ा देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं सप्लाई को हम, या हम सप्लाई कम कर सकते हैं। प्लीज़ देखिए, हम दूसरा क्या कर सकते हैं? सप्लाई कम कर सकते हैं। हमारा टास्क कहाँ पर है? हमारा टास्क है कि यहाँ पर या तो इक्विलिब्रियम लाइए या तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाइए, ठीक है। अब जब दोनों को करेंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बात समझ में बात आ रही है? बेसिकली हमें दोनों पॉइंट को एक साथ लाना है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन को इक्विलिब्रियम करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा? यस सर, अब अच्छे से समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। अपना इन्फ्लेशन का जो है ना वो अलग डायग्राम बना दो सर, दोनों कॉपी का। इसमें मत, इसको ऐसे ही मिटा दूं? यहाँ दिख रहा है, पता लग जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा। यहाँ दिख रहा है? यस सर। चलो छोटा बनाते हैं। ओके, सो हम करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप आपको तरीका बताते हैं समझने का, कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बना दीजिए पहले, क्लियर, और एग्रीगेट डिमांड बना दीजिए, और आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कर दीजिए Y0 P0 पे। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। अब आप क्या कीजिए, आपको क्या दिखाना है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन दिखाना है, तो आपको दिखा देना है इस साइड। क्या करेंगे आप? इसको लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आप यहाँ पे दिखा दीजिए। जब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, तो बताए आप देखो क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है? इतना क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप है। क्लियर हुआ? क्यों गैप है? देखो बेटा जी, मार्केट में डिमांड कितनी है? इतनी है, और मार्केट में सप्लाई कितना है? ये है। तो यानी कि हमारा इस केस में
इस केस में यस, तो यहाँ पर डिमांड हो रही है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इस केस में, यानी कि इस केस में ऐसा कह देंगे कि अब यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, कहाँ? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा है, पोटेंशियल जीडीपी कम है, यानी कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो जब गवर्नमेंट को इसको कम करना है तो दो तरीका अडॉप्ट कर सकती है, बताइए कौन कौन सा? या तो गवर्नमेंट क्या करे? नहीं, आपको प्राइस को रोकना है यार। इस केस में आपको प्राइस को रोकना है। जब आपको प्राइस रोकते हैं तो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं मॉनेटरी में? कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी। टैक्स को बढ़ा देंगे, एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे और बैंक रेट वगैरह बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें या तो डिमांड को कम कर लिया जाए या तो हम सप्लाई को बढ़ा दें। तो कौन सा तरीका लेना चाहते हैं आप? देख लीजिए, अगर हम डिमांड को कम कर देते हैं क्लास, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल जाएगा और पी भी नॉट आ जाएगा, लेकिन वाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में प्राइस कम होना इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइस हमारा कम हो गया और हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, यानी कि आप यहाँ से यहाँ पर गए, कम कर दिया। तो यानी कि डिमांड साइड पॉलिसी, ध्यान समझना, जब मार्केट में रिसेशन होगा तो डिमांड साइड पॉलिसी इंक्रीज करेंगे और जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड को आप क्या करेंगे? कम करेंगे। और आपका जो टास्क है लॉन्ग रन शॉर्ट रन को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी सप्लाई डिमांड्स इक्वल हो गया, यहाँ पर भी सप्लाई डिमांड्स इक्वल हो गया। मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपको बताना चाहता हूँ। तो आपसे एग्जाम में आता है कि डिफाइन द रिसेशनरी गैप, यह आता है डिफाइंड इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी और रिसेशनरी गैप को आपको समझा देना है। इन्फ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप? डिमांड को कम कर देंगे और रिसेशन में डिमांड को बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट को पॉलिसी लाना पड़ेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि जब रिसेशन है तो सप्लाई बढ़ा दीजिए, सॉरी, जब रिसेशन है तो सप्लाई को कम करना पड़ेगा। भाई मैं उल्टा बोल गया था। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई, या तो सप्लाई कम कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर सप्लाई बढ़ा देंगे इसका मतलब होगा तो इधर बढ़ा दीजिए, बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो दोनों तरह की पॉलिसी होगी, या तो डिमांड बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दो। ओके, ठीक है। आप डायग्राम को देख लेना कैसे करना है। तो जब भी आपका ये पॉइंट इन्फ्लेशनर है और ये पॉइंट रिसेशन है, इसको समझ लेना क्लास। मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ना, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर आपको दिखाना है कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई कैसे होता है, वो सब बताना है। इसके बाद आप 3 केसेस बताना है आपको, क्लासिकल केस, केन्जियन केस और मोनेटरिस्ट केस, तीनों केसेस बताने हैं। फिर आपको दिखाना है कि जब हम इक्विलिब्रियम बात करते हैं तो किस केस में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए हम जो कल पॉलिसी पढ़ाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा बेटर है या फिजिकल पॉलिसी बेटर है, कौन सी पॉलिसी लेंगे या एक साथ लेके चलेंगे, फिर हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे कि इसी से हम कैसे आईएस डेरिवेटिव करते हैं, एडीएएस मॉडल से आईएस कर्व ड्रा कैसे करेंगे या आईएस कर्व से एडीएएस कैसे ड्रा करेंगे, हम आपको ये बताएंगे। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। फिर भी कुछ क्वारी हो तो प्लीज़ बताइए, हम आगे चलें।